हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार और स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल टीटीच प्रेजेंस में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का गैमेटोजेनेसिस। दोस्तों, यहां पे देखिए, ये लास्ट में गैमेटोजेनेसिस है, सॉरी लास्ट में नहीं, थर्ड टॉपिक है हमारा गैमेटोजेनेसिस। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का थर्ड टॉपिक है हमारा गैमेटोजेनेसिस। और पिछले कुछ वीडियोज़ में हम लोग बात कर चुके थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड हमारा ये इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग गैमेटोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये प्यारा सा वीडियो। तो दोस्तों, ये हमारा टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़े हैं तो हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, इधर आई बटन में ऊपर में आ रहा होगा। तो चलिए ये आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, द टेस्टिस इन द मेल एंड द ओवरी इन द फीमेल produce gametes, that is sperm and ovum, respectively by process called गैमेटोजेनेसिस। दोस्तों, जो मेल में टेस्टिस होता है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है गैमेट के रूप में, और जो फीमेल में जो ओवरीज होता है वो हमारा क्या प्रोड्यूस करता है, ओवम प्रोड्यूस करता है। और ये जो प्रोसेस होता है वो किसके द्वारा संभव होता है? गैमेटोजेनेसिस के द्वारा है। मतलब जो गैमेट बनाने की प्रक्रिया है वो गैमेटोजेनेसिस के द्वारा संभव हो पाता है। दोस्तों, जहाँ पर भी ये वर्ड गैमेटोजेनेसिस जहाँ पर भी लग जाएगा, समझिए फॉर्मेशन ऑफ होता है। मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेटो मतलब गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब जहाँ पर भी जेनेसिस शब्द लग गया, समझिए फॉर्मेशन ऑफ, ये कोड वर्ड है दोस्तों, इसको ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। मतलब जब मेल में टेस्टिस द्वारा स्पर्म बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड फीमेल में जब ओवरी द्वारा ओवम बनाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं oogenesis। तो नेक्स्ट लाइन हम लोग देखते हैं। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। दोस्तों, स्पर्मेटोगोनिया के बारे में हम पिछले कुछ वीडियोस में भी चर्चा कर चुके हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हम लोग इसके स्पर्मेटोगोनिया के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एक टेस्टिस होता है, यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे देखिए, ईच टेस्टिस हैज़ 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। जो टेस्टिस में एक लोब्यूल जो एक टेस्टिस होता है उसमें 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही हमारा स्पर्मेटोगोनिया होता है, जिसके द्वारा स्पर्म बनाया जाता है। यहाँ पे देखिए, ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। जो एक लोब्यूल होता है, जो यहाँ पे एक लोब्यूल है, ये 1 से 3 तक, मतलब 1 से 3 तक इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते क्या है? ये है हमारा सेक्शन व्यू ऑफ डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। और इसके अंदर हमारा स्पर्मेटोगोनिया होता है, जिसके द्वारा स्पर्मेटोगोनिया के द्वारा ही स्पर्म बनाया जाता है। और ये स्पर्मेटो जो है वो स्पर्म का अर्ली फेज है। तो चलिए दोस्तों, वापस हम लोग नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्मेटोगोनिया का स्पर्म बनाने की प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। डेट बिगिन एट
पुबर्टी, ये हमारा किशोरावस्था से स्टार्ट होता है। द स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया है ये वर्ड है, ये प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर होता है स्पर्मेटोगोनियम, प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, पिछले लाइन में वापस आइए, आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, इसके इनसाइड वॉल में मतलब ये वाला एरिया है, इसमें हमारा स्पर्मेटोगोनिया रहता है। यही उस लाइन में कहा गया है, आपको ये क्लियरली दिखाने के लिए ही इधर लाए। तो चलिए अपने लाइन की तरफ चलते हैं और वापस से पढ़ते हैं। स्पर्मेटोगोनिया सिंगुलर स्पर्मेटोगोनियम present on inside wall of seminiferous tubule multiply by the meiotic division and increase their number। इंक्रीज मतलब नंबर इंक्रीज करता है दोस्तों। ये स्पर्मेटोगोनियम होता है, ये सेल डिवीज़न का एक प्रकार, मतलब माइटोटिक डिवीज़न द्वारा ये अपने नंबर को इंक्रीज करता है। एंड ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड कंटेन 46 क्रोमोसोम। जो जब ये नंबर इंक्रीज करता है तो स्पर्मेटोगोनिया जो होता है, स्पर्मेटोगोनियम होता है और डिप्लॉयड होता है, और डिप्लॉयड होता है तो उसका क्रोमोसोम संख्या कितना होता है, 46 होता है। ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों, इस लाइन को आप लोग नोट ज़रूर कर लीजिएगा, इस लाइन को। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसके बारे में क्लियरली चर्चा किया गया है। ये देखिए दोस्तों, ये स्पर्मेटोगोनिया है जिसका अभी 46 क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम है यहाँ पे। और ये हमारा मियोसिस होता है, माइटोसिस होता है, उसके बाद हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये सेल नंबर है, ये जितना 1 2 3 ऐसे करके दिखाया गया जितना भी, ये हमारा सेल नंबर है। तो चलिए अपने लाइन की तरफ चलते हैं और आगे पढ़ते हैं। सम ऑफ स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कुछ स्पर्मेटोगोनिया होता है उसको हम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट समय समय पर मियोसिस करते हैं। मियोसिस भी एक प्रकार का सेल डिवीज़न का ही रूप है। तो मियोसिस करने के बाद क्या बनाते हैं, ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट देयर मियोटिक डिवीज़न, जिसको रिडक्शनल डिवीज़न भी बोलते हैं। मतलब इसमें सेल का नंबर बढ़ता है, लेकिन ये इसका जो ये डिप्लॉयड से हेप्लॉयड होता है, मतलब इसका क्रोमोसोम संख्या घट जाता है। तो एक बार फिर इस लाइन को पढ़ते हैं। ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मायोटिक डिवीज़न, जिसको रिडक्शनल डिवीज़न भी बोलते हैं, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हेप्लॉइड सेल कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जब हेप्लॉइड सेल होता है तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या 23 हो जाता है। यही है जो हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, वो मायोटिक डिवीज़न करके क्या बनाता है, 2 इक्वल मतलब दो बराबर भाग का हेप्लॉइड स्पर्मेटोसाइट बनाता है, जिसका क्रोमोसोम संख्या है 23। और नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड मायोटिक, दूसरा मायोटिक डिवीज़न, टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हेप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। दोस्तों यहाँ पर भी दोबारा से हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करता है, फिर से हमारा सेकेंड मियोटिक डिवीज़न करता है, सेल डिवाइड करता है, और 4 बराबर पार्ट में हमारा हेप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पुनः
ये हमारा स्पर्मेटिड्स का ये जो क्रोमोसोम संख्या है वो 27 है, इसका भी 27 है और इसका 46 है। इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। फर्स्ट मियोसिस डिवीज़न, सेकेंड मियोसिस डिवीज़न, किसके किसके बीच में कौन सा डिवीज़न होता है, आप लोग इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। यहीं उस लाइन के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है, आप लोग इसको क्लियरली समझ लीजिएगा, आशा करता हूँ। और ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड्स। आपको वो लाइन में दिखा चुका हूँ, उसका 23 है, मतलब इसका 23 क्रोमोसोम इसमें स्पर्मेटिड्स में बनते हैं। The spermatids are transformed into spermatozoa। स्पर्मेटोजोआ को ही हम लोग स्पर्म बोलते हैं, by the process called spermatogenesis, स्पर्मियोजेनेसिस। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और वर्ड आया, इस वर्ड को जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटिड से जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ। देखिए दोस्तों, इसको स्पर्म को ही स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, इसको भी जरूर नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट लाइन हम आगे पढ़ते हैं। आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन सर्टोली सेल। सर्टोली सेल हम इंटरस्टिशियल सेल को बोलते हैं। पुनः उस चित्र के द्वारा के पास चलते हैं हम लोग। और आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये जो इंटरस्टिशियल सेल है, इंटरस्टिशियल सेल को हम लोग सर्टोली सेल को इंटरस्टिशियल सेल नहीं बोलते, हम गलती बता दिए। ये हमारा है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल होता है यहाँ पर, इस जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होता है इसके अंदर ही हमारा सर्टोली सेल्स स्थित रहता है। आप लोग एक बार और, मतलब अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक बार और देख लीजिएगा। इधर लिंक आ रहा होगा, ऊपर में लिंक आ रहा होगा, जिससे कि आपका रिकैप वापस हो जाए। और चलिए वापस चलते हैं उस लाइन पे। अब यहाँ पे देखिए, इस चित्र को दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये जो है ये सर्टोली सेल है, ये सर्टोली सेल है, और ये हमारा क्रोमोसोम है। ये जो ब्लू कलर का है, ये ब्लू कलर का ये हमारा क्रोमोसोम है। ये हमारा ब्लू कलर वाला क्रोमोसोम है। और ये क्रोमोसोम क्या है, ये सर्टोली सेल्स के अंदर धंसा हुआ है। देखिए इसका जो हेड है, ये जो हेड है इस सर्टोली सेल्स के अंदर धंसा हुआ है। यही ये कहने का प्रयास कर रहा है लाइन को एक बार और देखते हैं। क्या है, आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड मतलब घुसा हुआ, मतलब लगा हुआ, एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का जो कार्य चल रहा था, ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही चल रहा था। तो जब जो सर्टोली सेल्स होता है उससे स्पर्म एम्बेडेड रहता है, और एम्बेडेड होने के साथ साथ वे मैच्योर होते हैं। उससे सर्टोली सेल्स जो है स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिसके द्वारा वो मैच्योर होता है। और जैसे ही मैच्योर होता है तो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर आ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्मिएशन बोलते हैं। ये भी वर्ड दोस्तों है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ज़रूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये हमारा वर्ड है स्पर्मिएशन, आप लोग इसको भी ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए वापस से नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं। Spermatogenesis start at the age of puberty due to the significant increase
इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको GnRH शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अब दोस्तों इसको ध्यान से यहाँ पे ध्यान मतलब कंसंट्रेट करिएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्टार्ट होता है वो हमारा किशोरावस्था से स्टार्ट होता है, मतलब पुबर्टी से स्टार्ट होता है। किसके द्वारा दोस्तों? इसमें कुछ हार्मोन का इफेक्ट होता है, जो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, जिसको हम लोग GnRH बोलते हैं। ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन के मतलब सिक्रीशन के कारण ही हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। अब दोस्तों एक यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होगा, किस हार्मोन के सिक्रीशन के वजह से, किस हार्मोन के सिक्रीशन के वजह से हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। और इसमें बहुत इधर ये पूरा पैराग्राफ जो है कंफ्यूजिंग पैराग्राफ है, तो इसको ज़रूर से ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा GnRH जो GnRH है, GnRH को हम लोग बोलते हैं गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। तो जब इसका लेवल इंक्रीज होता है, यहाँ पे देखिए, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट एट द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हाइपोथैलेमिक ग्लैंड है, जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है, वो जब GnRH को मतलब GnRH का लेवल जब इंक्रीज होता है तो वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पर, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर कार्य करता है। और जैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर ये कार्य करता है तो हमारा ये क्या सिक्रेट करता है? स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। अब मेन कार्य स्टार्ट हुआ, जो हाइपोथैलेमस से GnRH आया, और GnRH जब आया हाइपोथैलेमस से तो ये सीधा आया किस पे अटैक किया? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को जैसे ही स्टिमुलाई मिला तो यह क्या सिक्रीशन स्टार्ट क्या करना चालू कर दिया भाई? तो 2 गोनाडोट्रोफिन हार्मोन है, जिसको बोलते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जिसको LH शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको FSH बोलते हैं। ये दो हार्मोन ये सिक्रीट करता है। ये 2 हार्मोन किसके द्वारा है? ये हमारा ये है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाइपोथैलेमस से हमारा GnRH निकलता है, हाइपोथैलेमस से हमारा GnRH निकलता है, जिसको गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन हम लोग बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर पैराग्राफ को जरा सा भी मिस मत करिएगा। LH एक्ट। अब LH कहाँ एक्ट करता है भाई? तो LH जो एक्ट करता है वह लेडिक सेल पर। लेडिक सेल हम किसको बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल को ही हम लोग लेडिक सेल बोलते हैं। और लेडिक सेल जो है क्या स्टिमुलेट करता है? एंड्रोजन स्टिमुलेट करता है, मतलब सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन जो होता है लेडिक सेल द्वारा होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस लाइन में पूरा पीछा ही आपको तब समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा है क्या है, एक सेकंड इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लें तब समझ में आए आपको। ये है हमारा क्या? ये है हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में ये जो स्पेस है रेड करके, इस रेड जो स्पेस है इसमें हमारा इंटरस्टिशियल सेल है। इंटरस्टिशियल सेल को ही हम लोग लेडिक सेल बोलते हैं। और लेडिक सेल जो होता है ये हमारा एंड्रोजन स्टिमुलेट करता है। देखिए इस लाइन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इधर यहाँ पे लेडिक सेल, जिसको हम लोग इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं, यहाँ पे लेडिक सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट द टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। जो लेडिक सेल है ये एक टेस्टिकुलर हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग एंड्रोजन बोलते हैं। और एंड्रोजन क्या करता है भाई? अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटिटेंट सेल आर ऑल्सो प्रेजेंट। मतलब जो एंड्रोजन होता है वो उसका कार्य हम लोग अभी देखते हैं वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस में, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा क्या उसका कार्य क्या है।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारा यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। दोस्तों इसका जो मास्टर माइंड है हमारा क्या है, जीएनआरएच मास्टर माइंड है। उसके बाद हमारा मास्टर माइंड जैसे हुआ तो वो दो लोग को प्रोड्यूस किया। किसको प्रोड्यूस किया, एलएच और एफएसएच को प्रोड्यूस किया। किसके द्वारा प्रोड्यूस करवाया, तो प्रोड्यूस कराया हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ये प्रोड्यूस कराया एलएच को ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन बोलते हैं और एफएसएच बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दो हमारा हार्मोन को स्टिमुलेट करवाया। और और एलएच जो है वो लेडिक सेल पर कार्य करता है। और लेडिक सेल जो वो किसको प्रोड्यूस कराता है, लेडिक सेल जो है वो हमारा एंड्रोजन को प्रोड्यूस कराता है। और एंड्रोजन ही मेन कार्य करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस किसके द्वारा होता है भाई, तो एंड्रोजन के द्वारा ही स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ये इसलिए मैं बोल रहा था भाई कि ये पूरा का पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों नीट के पर्सपेक्टिव से। आप लोग इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा, मेरा ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, सजेशन है। एफएसएच एक्ट ऑन द सर्टोली सेल्स एंड स्टिमुलेट, एंड क्या स्टिमुलेट करता है भाई, stimulate secretion of some factor which help in the process of स्पर्मेटोजेनेसिस। अब एफएसएच का कार्य बता रहे हैं यहाँ पे। एफएसएच जो है सर्टोली सेल्स का मतलब एक्ट करता है। और क्या वो करता है भाई, सर्टोली सेल्स पर एफएसएच एक्ट करके क्या करता है, कुछ फैक्टर्स को सिक्रेट करवाता है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। तो अब हम लोग स्पर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक हमारा ये प्रोसेस ख़त्म हुआ, जो स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, कैसे क्या होता है, ये हमारा प्रोसेस ख़त्म हुआ। अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखने वाले हैं। यहाँ से हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखने वाले हैं। अरे यार किधर गया हमारा, Let us examine the structure of sperm. It is a microscopic structure composed of head, neck, middle piece and tail, जिसको हम लोग फिगर 3.6 में हम लोग देख सकते हैं। ये हमारा फिगर 3.6 और इसमें हम लोग इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं हेड, इसको बीच वाले को बोलते हैं नेक, और ये एक सेकेंड किधर गया, नेक से और यहाँ तक के पार्ट को हम लोग बोलते हैं मिडिल पीस। यहाँ तक के पार्ट को हम लोग बोलते हैं मिडिल पीस, जिसको यहाँ पर लिखा गया है मिडिल पीस। और मिडिल पीस से लेकर ये पूरा नीचे का भाग बोलते हैं हम लोग टेल। यही है स्पर्म का स्ट्रक्चर ही यही है। देखिए दोस्तों यहाँ पे स्पर्म देख सकते हैं आप लोग, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म लिखा गया है, इसका ही स्ट्रक्चर है यही। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन देखते हैं। अब हम लोग ये हमारा नेक्स्ट लाइन है, ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेल्व्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। जो एक प्लाज्मा झिल्ली को हम लोग बोलते हैं क्या, प्लाज्मा झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, मतलब हिंदी में प्लाज्मा झिल्ली उसको बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो पूरा होल बॉडी को, होल जो स्पर्म को घिरा रहता है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा। एंड द स्पर्म हेड कंटेन ए इलोंगेटेड haploid cell, the anterior portion of which is covered by a cap structure called a chromosome। जो इलोंगेटेड पार्ट है इसको हम लोग हेड बोलते हैं। यहाँ से नेक के ऊपर का भाग को हम लोग हेड बोलते हैं। और हेड में ये एक एक क्रोमोसोम होता है। यहाँ पे देखिए, the anterior portion of which
इज कवर्ड बाई ए कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोजोम। दोस्तों ये जो एक कैप की तरह पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग एक्रोजोम। द एक्रोजोम इज फिल्ड विथ एंजाइम। जो एक्रोजोम होता है जो ये एक्रोजोम होता है ये एक एंजाइम द्वारा भरा होता है। ये एंजाइम द्वारा भरा होता है जो कि जो यही एक्रोजोम होता है वो हमको फर्टिलाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द मिडिल पीस पोजेज नंबरस माइटोकॉन्ड्रिया। इस मिडिल पीस में क्या होता है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि इसको ऊर्जा प्रदान करते हैं। किसके लिए भाई, तो इसको मोटिलिटी के लिए, मतलब ये चलने में इसको और ये इसको चलने और किसके लिए, टू फैसिलिटेट मोटिलिटी फॉर फर्टिलाइजेशन। मतलब ये चलने और फर्टिलाइजेशन के लिए एनर्जी किससे प्राप्त करता है भाई, तो मिडिल पीस में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके द्वारा ही ये ऊर्जा प्राप्त करता है, एनर्जी प्राप्त करता है। अब हम लोग देखते हैं द ह्यूमन मेल इजैकुलेट अबाउट 200 to 300 million sperm during a coitus, of which for normal fertilization। अब दोस्तों इस लाइन को आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे जब क्वाइटस के दौरान, मतलब संभोग के दौरान, जब एक पुरुष जब स्पर्म छोड़ता है तो कितने छोड़ता है भाई, स्पर्म की संख्या क्या होती है भाई, तो एक इजैकुलेशन में, मतलब एक इजैकुलेशन में कितना होता है, 200 मिलियन से 300 मिलियन स्पर्म आउट होते हैं, मतलब निकलते हैं। और इसमें स्पर्म जो निकलते हैं उसमें क्या होता है, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप। अब जो होता है इसमें 200 मिलियन और 300 मिलियन में क्या होता है, जो 60% होता है, 60% जो स्पर्म होता है उसको नॉर्मल शेप एंड साइज होता है, और जो 40% जो स्पर्म होता है उसको विग्रस मोर्टालिटी, मतलब बहुत तीव्र गति उसमें होता है, जिससे कि वो फर्टिलाइजेशन कर सके ओवम को और ये एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। जो स्पर्म होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल द्वारा रिलीज होता है, आपको पहले भी बता चुका हूँ। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही स्पर्मेटोगोनिया होता है जिसके द्वारा स्पर्म बनता है। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं, एंड ट्रांसपोर्ट बाय द एक्सेसरी डक्ट सिक्रीशन ऑफ। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस जो कि मेल एक्सेसरी डक्ट है। आप लोग इसका एपिडिडाइमिस के बारे में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ सकते हैं, उसको ऊपर में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर इसेंशियल फॉर मैचुरेशन एंड मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म। जो एपिडिडाइमिस जो सिक्रेट करता है, जो वास डिफरेंस सिक्रेट करता है, जो सेमिनल वेसिकल सिक्रेट करता है एंड प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रेट करता है, इसको भाई मैचुरेशन, जो इसका परिपक्व जो स्पर्म होता है, स्पर्म का परिपक्व और मोर्टालिटी को मेंटेन करने हेतु इसका सिक्रीशन बहुत ज़रूरी है। एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पर्म के लिए, जिससे कि उसकी मोर्टेलिटी बने रहे, मतलब वो चल सके। द सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विथ स्पर्म कंसीव्ड सीमेन। दोस्तों बहुत स्टूडेंट्स के
मन में ये सवाल होता है भाई स्पर्म और सीमेन में क्या डिफरेंस है। तो भाई हम आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो सेमिनल प्लाज्मा होता है, जो सेमिनल वेसिकल के द्वारा सिक्रीट होता है, सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म के साथ साथ हम लोग क्या बोल सकते हैं, सम्मिलित रूप से हम लोग बोलते हैं सीमेन। सीमेन दोस्तों स्पर्म नहीं हो सकता, मतलब स्पर्म और सीमेन में यही डिफरेंस है कि स्पर्म के साथ साथ जब आप लोग सेमिनल प्लाज्मा मिलाते हैं तो हमारा बनता है सीमेन। एंड जो छुट्टा सिर्फ जो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म जो रिलीज होता है वो सिर्फ स्पर्म होता है। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड आर मेंटेन बाय टेस्टिकुलर हार्मोन दैट इज कॉल्ड एंड्रोजन। एंड्रोजन किसके द्वारा सिक्रेट होता है भाई, तो लेडिक सेल द्वारा एंड्रोजन सिक्रेट होता है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। और यहीं पे आज का वीडियो दोस्तों हम लोग ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर हम लोग ओवम का ओजेनेसिस पढ़ते हैं, मतलब ओवम कैसे बनता है, ये अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओजेनेसिस पढ़ने वाला है, जिससे कि हम लोग ओवम के कैसे बनता है ओवम भाई, ओवरी से ओवम कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय। और एक जाने से पहले आपसे एक पार्ट शेयर करना चाहूँगा, जो ये है, जिंदगी तो हमें सिखाती है मेहनत करो रुको मत, हालात कितने ही बुरे हों किसी के आगे झुको मत। याद रखो जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मान जाने वाले कभी जीत नहीं पाते।